मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान की। कांग्रेस विरोधी राजनीति की उपज रामविलास पासवान आजकल कांग्रेसी झंडा उठाकर घूम रहे हैं। वीपी सिंह और देवगौड़ा सरकार में एक वो वरिष्ठ मंत्री भी रह चुके हैं। क्या अपनी इस नई राजनीति से क्या वो सत्ता पर कब्जा कर पाएंगे? आइए इन्हीं सभी मुद्दों पर करते हैं रामविलास पासवान से ही सीधी बात। रामविलास जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी नई राजनीति हमने देखी। आप मंडल भक्त थे किसी जमाने में और आप सोनिया भक्त हो गए। आपको कैसा लगता है? नहीं, वो तो जब मंडल भक्त थे तो उस समय में भी सोनिया गांधी का जो जहाँ तक मामला था उसमें सोनिया गांधी तो थी नहीं फैक्टर पे, कांग्रेस थी। हाँ, कांग्रेस फैक्टर थी। तो कांग्रेस का तो चूंकि कांग्रेस का स्वाभाविक फैक्टर था कि चूंकि कांग्रेस दिल्ली में भी थी, राज कर रही थी, उन दिनों स्टेट्स में भी राज कर रही थी, इसलिए कांग्रेस ही फैक्टर थी। आपको लगता नहीं है कि जिस सोनिया गांधी ने आपकी सरकार गिराई, 2-3 बार गिराई, जिस मंत्रिमंडल में आप थे, वीपी सिंह की सरकार भी कांग्रेस ने गिराई, देवगौड़ा की सरकार जिसमें आप मंत्री थे वो भी इसने गिराई, और गुजराल साहब की सरकार भी उन्होंने गिराई, तो आपको लगता है जिन्होंने आपको धोखा दिया 3 बार, उसके ऊपर आपको सडनली क्यों विश्वास हो गया? नहीं, विश्वास नहीं हुआ। हमने विश्वास किया एनडीए के ऊपर में। आपको याद है कि जब देवेगौड़ा की सरकार और गुजराल की सरकार गिरी तो हमने अटल जी के मंत्री बने उसके बाद हम गए हैं अटल जी के मंत्रिमंडल में। लेकिन जब हमने वहां जाकर के जो कुछ देखा मंत्रिमंडल में कि जो नारा ये लोग देते हैं पब्लिक में और क्या वहाँ कारनामा होता है, तो फिर उसके बाद जो है सो हमको लगा कि शायद इनसे ज्यादा जो है सो सोनिया गांधी अच्छी है। सोनिया गांधी अटल जी से बेटर लीडर है आपको लगता है? हमको लगता है। क्या खूबी देखी उसमें आपने? कुछ नहीं, खोलिए कम से कम वो कहे, कम से कम इतना तो कहती है कि हम पूरब जा रहे हैं तो पूरब जाती है। लेकिन अटल जी जब कहते हैं कि मैं पूरब जा रहा हूं तो पता नहीं चलता है कि पूरब जा रहे हैं कि पश्चिम जा रहे हैं। तो अभी तक जो कांग्रेस, मतलब सोनिया जी के आने के बाद कांग्रेस की सारी राजनीति बदल गई, उसके ऊपर इतना विश्वास हो गया, उसकी आइडियोलॉजी पर भी विश्वास हो गया आपको? नहीं, आइडियोलॉजी की बात नहीं है। देखिए, एक कहावत होता है कि इस देश में आप एक ही फ्रंट पर लड़ाई लड़ सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि आज जो बीजेपी है या एनडीए है वो पावर में है। तो सांप अपने आप में जहरीला नहीं होता है। सांप के पास में जो दांत होता है, दांत में जो जहर होता है वो जहरीला होता है। तो बीजेपी के पास में जो सत्ता है, उस सत्ता का जिस तरीके से ये उपयोग कर रही है वो एक जहरीला काम है। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी यदि अपोजिशन में रहते तो अटल बिहारी वाजपेयी चाह करके भी एक गांव में कम्युनल राइट्स नहीं करवा सकते थे, लेकिन अकेले एक नरेंद्र मोदी ने पूरे गुजरात को जला दिया। तो उसके बाद बाकी देश तो बचा रहा ना। हाँ, तो बाकी देश को यदि चाहे, जब एक स्टेट जल सकता है तो बाकी देश भी जल सकता है। आप सत्ता में थे तो सारा देश जल गया था आपके एक मंडल कमीशन की वजह से। नहीं, देखिए सारे देश में लोग जवान आग लगा रहे थे, आपने तो पूरा देश जलवाया था उस पर। अच्छा, यदि वही कारण था तो बेचारा जिस मंडल के कारण से जिस गोस्वामी जला उसको देखने के लिए लोग क्यों नहीं गए, एक आदमी भी हॉस्पिटल में? और यदि वही मालूम था तो क्यों जाकर के पिछड़ा का नारा दे करके और आज उमा भारती को कह रहे हैं कि हम हैं? और यदि मंडल कमीशन खराब था तो जब ये सत्ता में आए तो उसको रिपील क्यों नहीं किया? ये मंडल कमीशन के खराब था इसलिए तो आप लोग हार गए थे, हाँ, सत्ता चली गई नहीं, ना। वो तो जनता का विश्वास आपके ऊपर नहीं रहा, उन्होंने आपको हरा दिया। हम मानते हैं कि जो मंडल कमीशन जो लागू हुआ था और जिस पर्पज से लागू हुआ था कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोग सब लोग एकजुट होकर के, तो उसमें क्या कहते हैं कि एकजुटता क्या कहते हैं कि नहीं आई। लेकिन उसके कारण से ये कहना कि मंडल कमीशन लागू करना गलत था, मैं आज भी नहीं मानता हूँ। सत्ता तो गई ना आपकी, उस कांग्रेस पार्टी ने आपकी सत्ता गिराई उस वक्त ना। सत्ता, अब कांग्रेस पार्टी ने सत्ता नहीं गिराई, उस समय में तो सपोर्ट कर रही थी बीजेपी। आपको मालूम है कि 89 में जब सरकार बीपी सिंह की बनी थी तो बीजेपी के सहयोग से बनी थी। तब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर हाँ, लेकिन हाँ, इस मामले में दोनों मिल गई। दोनों मिल गए थे और आप अब उनके साथ जा रहे हैं दोबारा से। नहीं, अब असल में हमारे साथ आपके आज की परिस्थिति में जहां बीजेपी ने देश को जिस मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया है उसमें क्या चारा बचा है? क्या चारा बचा है बताइए? बीजेपी ने कहा कि हम फील गुड फैक्टर हैं हमारे यहाँ। जो प्रधानमंत्री अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में फील गुड नहीं दे सकती है वो दूसरे देश में क्या देगी? और फील गुड किनके लिए है? फील गुड उनके लिए है जो लोग, कौन लोग ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी? ये बड़े बड़े फिल्मी स्टार ज्वाइन कर रहे हैं। तो कांग्रेस भी ज्वाइन कर रहे हैं। वो भी कर रहे हैं, जिसके आपके समर्थक आजकल बने हुए। इसलिए मैंने कहा कि इन लोगों के लिए फील गुड हो सकता है, गरीब के लिए कहाँ फील गुड है? गरीब तो आज भी बेरोजगारी से त्रस्त है, भुखमरी से त्रस्त है, उसको
सैकड़ों बच्चे हैं जो रोज प्रतिदिन मर जाते हैं, उनके पास में पैसा नहीं है इलाज का। रामविलास जी, लगता नहीं कि ये बड़ी पार्टियां जो हैं, चाहे चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, हमेशा नारा लगा करके वोट बैंकिंग दलितों का प्रयोग करते रहते हैं? पहले आपका प्रयोग किया बीजेपी में, वीपी सिंह की सरकार में, अब कांग्रेस आपका प्रयोग करेगी कि उनको वोट मिल नहीं रहे, तो आपको मोहरा बना के आपका प्रयोग करके दलितों का नाम यूज करके सत्ता में आते हैं ये लोग। नहीं, देखिए, एक कम से कम कल तक तो दलित को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता था, आइडेंटिफिकेशन नहीं था। कम से कम अब रिकॉग्नाइज तो करना शुरू कर दिए हैं कि दलित वोट भी कोई मीनिंग रखता है। और जो बात दलित वोट तो नहीं है, दलित नेता ज्यादा हो गए हैं। हाँ, नहीं, दलित वोट इस देश में 25% दलित आदिवासी हैं, तो वो वोट बैंक तो बहुत बड़ा वोट बैंक है। लेकिन जो बात आपने कहा, मैं उससे सहमत हूं कि अभी तक जो है सिर्फ दलित वोट का जो है राजनीति के लिए उपयोग हुआ है। दलित 25%, जैसे आपने कहा दलित रोज 25% हैं, उनके अपने नेता आपस में लड़ रहे हैं, और कई दलित के नाम से 25-30 पार्टियां तो होंगी देश के अंदर। हाँ, होगी, वो तो होगा। देखिए, ये दलित की बात क्यों करते हैं? हर पार्टी में ब्राह्मण है कि नहीं है? नहीं, ब्राह्मणों की पार्टी नहीं है, दलित के नाम, ब्राह्मणों के नाम से पार्टी कोई नहीं बनी। लेकिन नहीं, ब्राह्मण जब आपका प्रयोग कर सकता है तो इसीलिए मैंने कहा कि जिस तरीके से ब्राह्मण की कोई पार्टी नहीं हो सकती है, उसी तरीके से दलित पार्टी भी नहीं बन सकती है। मायावती कहती है दलित की पार्टियां हमारी, तो इसीलिए तो उत्तर प्रदेश तक सीमित कर रह गई और वो भी अब खत्म हो जाएगी। पर आप भी तो बिहार से बाहर नहीं निकले। ये पहली बार आपको 8 सीटें मिल गई, नहीं तो आपके पास क्या था? हमारे पास में अभी हमारे, आप तो राष्ट्रीय पार्टी में रहे हैं, जयप्रकाश नारायण। अभी हमारी पार्टी 3 साल बनी हुई है। 3 साल में हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ, हमारी पार्टी सिरमौर से जीती, नाहन से, वहां से हमारे सदानंद चौहान, वाईसी परमार के लड़के जो हैं, कुछ परमार, उनको हटा करके जीता। अभी हमारे राजस्थान में चुनाव हुआ, वहाँ हमारा जो है रणवीर सिंह गुड्डा वहाँ जीता। तो 3 साल की हमारी पार्टी है। लेकिन मैं जो कहता हूँ, रणवीर सिंह गुड्डा कोई दलित नहीं है। लगता नहीं आपको दलितों के नाम से जब भी पार्टी बनती है सिर्फ नेताओं के लिए बनती है? रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया पहले बनी, उसके बाद 1 से 2 3 इसलिए तो नेता अपना राज करके चले गए। इसलिए तो मैंने अपनी पार्टी का नाम लोक जनशक्ति रखा है। रिपब्लिक पार्टी में कोई दलित वर्ड भी नहीं था, उसमें अंग्रेजी नाम था। नहीं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर टाई पहनते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे। वो तो ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा ना कि पार्टी का जो फिलॉसफी होता है, आप फिलॉसफी को, अब जैसे सपोज कर लीजिए हम रेल मंत्री थे, तो हमने कहा 57,000 कैजुअल लेबर को हम परमानेंट करेंगे, और किया। तो हमने कहीं ये नहीं कहा कि हम दलित को परमानेंट कर रहे हैं। ऑटोमेटिक उसमें बेचारे गरीब दलित आ जाते हैं। उसी तरीके से आप काम के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकार में जोड़ दीजिए, तो उसमें तो मैक्सिमम बेनिफिट तो गरीब लोग होंगे, दलित होंगे। अगर आप बुरा नहीं माने, लोग आपके बारे में कहते हैं या दूसरे लोग, क्योंकि दलित के लोग, जैसे आप जैसे नेता हैं, कई बार पार्टियां इसलिए बनाते हैं ताकि सत्ता में बने रहे, आपकी इंपॉर्टेंस बनी रहे। तो आप किसी एक पार्टी के अंदर रहते हैं, अपने आप को डिक्टेट करते हैं। ब्लैकमेल की पॉलिटिक्स जो है वो आज बन गई है। अच्छा, ये होता था हम 3 साल पहले सरकार से हटते, क्यों? हमको तो कोई हटा तो नहीं रहा था। हम तो सरकार में थे, भारत सरकार के मंत्री थे, खान मंत्री थे। सोना, चांदी, हीरा, मोती सब खान हमारे अंदर में था, कोयला से लेके। तो हमने रिजाइन क्यों कर दिया? आपने सत्ता छोड़ दिया, उसके बाद अपनी पार्टी बना ली ताकि अपनी पार्टी के हिसाब से ज्यादा सत्ता बना सकें। पार्टी पहले से बनी थी, पार्टी बनी थी 2000 में, हमारा 28 नवंबर 2000 को पार्टी बनी थी। हमने वो छोड़ा 2002 में। इसलिए यदि सिर्फ मकसद इतना ही रहता कुर्सी, तो कुर्सी तो हमको मिली हुई थी, तो कुर्सी छोड़ते क्यों? तो आपको अलग पार्टी बनाने का उद्देश्य क्या है सर? अलग पार्टी बनाने आप मर्ज क्यों नहीं जाते? जब कांग्रेस से मिल रहे हैं, जिसके साथ आपका झगड़ा रहा, आप एंटी कांग्रेस में पैदा हुए। देखिए, कांग्रेस, देखिए, हम हर जगह पर कांग्रेस से नहीं मिल रहे हैं। हमने इतना ही कहा है कि देश में एक सेकुलर फ्रंट की सरकार बननी चाहिए। चूंकि जिस तरीके से आप बतलाइए हमसे चावला साहब कि अटल बिहारी आडवाणी साहब जो है देश के उप प्रधानमंत्री हैं, इनको जाकर के साउथ एवेन्यू में बैठ करके देश का काम करना चाहिए। ये रथ लेकर के घूम रहे हैं, काहे के लिए रथ लेकर घूम रहे हैं? कि मंदिर बनाओ। तो भगवान कोई रोड पर घूम रहे हैं क्या? ये मंदिर की, अब तो मंदिर की बात नहीं कर रहे ना, वो तो कह रहे हैं तो मैं तो भारत उदय यात्रा करने जा रहा हूं। भारत, इसका मतलब था कि भारत का अस्त था, जिस समय कहीं उदय नहीं हुआ था कोई देश का, उस समय भारत का उदय था। तो ये भारत का उदय करेंगे, ये अपनी पार्टी का उदय जरूर करना चाहते हैं इसके माध्यम से। भारत का उदय क्या होता है? रथ यात्रा, रथ जो है एक माध्यम होता है प्रचार करने का। हाँ, तो उसमें क्या होता है? वोट मांगने गए हैं, सीधी सी बात है। आप भी जाएंगे। एक बात बताइए कि यदि मान लेते हैं कि तब ये कौन राम भक्त हैं कि जब केस का मामला आता है, जेल जाने का मामला आता है, तो कहते हैं कि हम वहां थे ही नहीं। मतलब कार से जेल जाए कार सेवक, आप कुर्सी पर बैठे ये, और जब कोर्ट में मामला आवे कि साहब आप वहां थे जिसमें बाबरी मस्जिद टूट रही थी, तो नहीं, मैं तो नहीं था वहां। नेताओं का होता है ना, नेता कभी जब मरते तो हमेशा वहाँ आम आदमी रहता है ना, बॉर्डर के ऊपर जनरल तो मरते नहीं। हाँ, वही होते हैं। मंडल कमीशन में राम बेचारा गोस्वामी जल गया, शुरू तो आपने किया था। और मरा गोस्वामी और राज कर रहे हैं ये लोग। नहीं, राज तो आप भी कर रहे हैं, पार्टी आपने चला ली।
हमेशा ये होता है ना। तो आपका कहना ये कि राजनीतिक नेता आप मान रहे हैं कि राजनीतिक नेता जो हैं लोगों का प्रयोग करते हैं, लेकिन कम से कम राम का नाम का तो मत प्रयोग कीजिए, वो तो बहुत पवित्र नाम है। आप किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम थोड़ी देर के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान से। रामविलास जी, आप कहते हैं हमेशा नेता तो बच जाते हैं और वर्कर मारे जाते हैं, जैसे मंडल कमीशन में हुआ, जैसे अभी आप कह रहे राम भक्त जब मर गए बेचारे। आपको लगता नहीं है कि नेता जो हैं अपनी जान इसलिए बचाते हैं कि उनको हमेशा सत्ता में रहना, और आप भी सत्ता में बनने की राजनीति कर रहे हैं, जो आपकी राजनीति सत्ता में रहने की है कि नहीं है? देखिए, असल में सबसे बड़ी बात है कि ये भी देखना पड़ेगा कि किसके लिए कौन काम करता है। हमने गुजरात के सवाल पर इस्तीफा दिया, लेकिन मैं कोई ना तो मुसलमान हूँ और ना ही कोई हमको गुजरात से चुनाव लड़ना है। मैंने मंडल कमीशन लागू किया था इसलिए कि मैं उसमें मंत्री था, लेकिन मंडल कमीशन मेरे लिए नहीं था। हम जिस वर्ग से आते हैं, दलित वर्ग के लिए। आप गुजरात की बार बार बात कर रहे हैं। गुजरात की, आप डेमोक्रेसी में विश्वास तो करते हैं? हाँ, बिल्कुल। गुजरात की जनता ने, आपने इस्तीफा दिया, गुजरात की जनता ने नरेंद्र मोदी को जिता दिया जी। तो आप उसकी जनता के साथ, क्या आपको लगता है कि वो जनता गलत काम कर रही है? देखिए, आप, एक कहावत है कि मझधार में नैया डोबे तो मांझी पार लगावे। मांझी जब किसी डूबोदेव से कौन बचाए, जिसके हाथ में देश का पतवार है, और यदि वही पतवार को ले जाए कम्युनल राइट्स की तरफ में, तो जनता क्या करेगी? इसलिए जनता को जिस तरीके से गुमराह किया गया, तो वो गुमराह का उनको वोट मिला है, जनता का वोट उनको नहीं मिला है। जब आप कॉमनल फीलिंग पैदा करके यदि आप वोट लेना चाहते हैं, लगता है वहाँ की जनता को गुमराह कर दिया। जनता, गुजराती जो 5 करोड़ वहाँ के हैं, वो सब गुमराह हो जाते हैं। बिल्कुल, 2/3 मेजोरिटी उन्होंने दी। अगर आप जीतेंगे तो आप नहीं गुमराह करेंगे? नहीं, लेकिन आप जितने के लिए यदि हम जातवाद के नारा लगा करके या सांप्रदायिकता का नारा लगा करके हम जीतेंगे, तो हम भी जनता को गुमराह करते हैं। तो आप दलित का नारा जरूर लगाते हैं ना? देखिए, दलित का नारा तो सब लगाता है, चूंकि बेचा दलित भारतीय है या दलित है अलग से? नहीं, देखिए दलित भारतीय है, वो तो सब कोई भी भाषण में जाएगा तो कहेगा हमारी पार्टी गरीब के लिए है, दलित के लिए है, पिछड़ा के लिए है, अकलियत के लिए है। ये तो जुमला हो गया है। वीपी सिंह जी का कहना था कि दलित के अंदर अगर रिजर्वेशन है तो केवल अमीरों के लिए है। तो उनका कहना था कि अगर हर परिवार का एक सदस्य के लिए रिजर्वेशन हो जाए तो कोटा सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। नहीं, मैं इससे सहमत हूँ। मैं इससे सहमत हूँ कि जो दलित वर्ग के लोग हैं उनमें से अमीर लोगों को फायदा जो गरीब लोग हैं उनको पहली प्राथमिकता उनको दी जानी चाहिए। नहीं, आप इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन के हक में हैं? नहीं, देखिए, इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन एमंग्स जब दलित के लिए रिजर्वेशन से है तो उसको एमंग द दलित, और उसके लिए मंडल कमीशन के तहत हो गया है। अब तो क्रीमी लेयर जो बनाया गया है, उस क्रीमी लेयर के तहत यही हुआ है कि जो दलित में गरीब हैं, पहले उन्हीं को क्या कहते हैं कि जाएगा, जो उसमें से अमीर हैं वो उनसे वंचित रहेंगे। 50 साल से रिजर्वेशन चल रही है जाति के नाम पर। अब 50 साल के अंदर भी अगर लोग उठे नहीं है ऊपर, इसका मतलब रिजर्वेशन तो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, इसका फायदा नहीं हो रहा। तो आप रिजर्वेशन आर्थिक स्थितियों में क्यों नहीं करते? लेकिन इसके लिए कौन दोषी है? आप सत्ता में रहे? नहीं, इसके देखिए, हम लोग सत्ता में रहे हैं। सत्ता व्यवस्था जो है, व्यवस्था सत्ता से ज्यादा मजबूत होती है। तो इस देश में नेता की कमी नहीं है, नीति की भी कमी नहीं है, नियत की कमी है। यदि नियत साफ रहता तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 10 साल के बाद रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ तो रिजर्वेशन इसलिए रखा जा रहा है कि रिजर्वेशन को पूरा भी नहीं करो। अभी तक रिजर्वेशन के लिए एक्ट नहीं बना है कि रिजर्वेशन चलाते रहो, वोट ठगते रहो। तो वही आप वोट मान रहे हैं ना? हाँ। जो भी रिजर्वेशन की पॉलिसी है वो केवल वोट इकट्ठा करने के लिए, नियत अभी तक खराब है। नियत साफ नहीं है नेताओं का। तो इसलिए मैंने कहा, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से इकोनॉमिकली जो गरीब लोग हैं उनके लिए आरक्षण होना चाहिए। लेकिन ये जो संविधान की धारा 15(4) के तहत जिसमें कहा गया है कि शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े हुए हैं वो दलित वर्ग के लोग हैं, तो उनके लिए हमने रिजर्वेशन नहीं लागू किया था। बाबा साहब अम्बेडकर भी एक सिंगल व्यक्ति थे, लेकिन ये जितने आंदोलन में लगे हुए लोग थे उन सब लोगों ने संविधान को बनाया था। पर रिजर्वेशन के खिलाफ आप रिजर्वेशन खत्म क्यों नहीं करते? आर्थिक दृष्टि से रिजर्वेशन होना चाहिए। देखिए, आर्थिक दृष्टि से कैसे करेंगे? इस देश में आप सब कुछ बदल सकते हैं। तो यही होगा, जगजीवन राम की बेटी किसी और हरिजन का लड़का बन जाएगा। गरीब हरिजन जो मल्लाह है, जो झाड़ू लगाता है घरों में, उसके लड़का तो कभी वो तो कर दिया ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया ना कि जिसकी आमदनी 1 लाख 2 लाख इतना रुपया से ज्यादा होगा उनको प्राथमिकता नहीं मिलेगी। लेकिन मैं जो दूसरी बात कर रहा था चावला साहब, 1 लाख, आप तो रामविलास जी बड़े राजनीति में रहे हैं, 1 लाख इनकम जो है, आप जो सफाई कर्मचारी है, जो गरीब लोग हैं, उनकी क्या 1 लाख होती है? लिमिट तो 50,000 से ऊपर होनी नहीं चाहिए। गरीब का बेटा तभी आएगा ना। नहीं, वो में कहा दिया गया कि इनसे ऊपर जिनकी आमदनी है उनको नहीं मिलेगा लाभ। 1 लाख क्यों रखा? मतलब जो भी रखे मेरा, लेकिन है। अब जैसे सपोज कर लीजिए कि अभी जितने
क्लर्क हैं, किरानी हैं या चपरासी भी हैं, उनके बेटा को भी स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। तो आप ही लोग सत्ता में रहते हैं हाँ, ना। तो देखिए उनको नहीं मिलता है। जो बात आप कह रहे हैं वही बात कानून में भी है, वही बात कानून में भी बनाया गया है कि जो लोग गरीब लोग हैं उसमें से उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जो बात आप कह रहे हैं कि ठीक हो रहा है कि जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, नियत जो डिपेंड करती है सरकार के ऊपर, नेता के ऊपर डिपेंड करती जी। है। अगर नेता ठीक होगा तो सरकार ठीक चलेगी, इम्प्लीमेंट होगा। सही बात है। आप जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं, खिचड़ी पका रहे हैं जो आप, उसका नेता तो आप सोनिया को ही मानते हैं। देखिए सोनिया गांधी देखिए मैं सोनिया गांधी की नेता की बात नहीं कर रहा। नेता तो प्रधानमंत्री तो वही बनेगा। एनडीए वाले कह रहे हैं कि उनके पास नेता है अटल बिहारी वाजपेयी। आपकी जो पार्टियां बन रही है जिसका रंग पता नहीं क्या होगा, सितरंग होगा, तिरंगा होगा, पचरंगा होगा, अभी तो कोई रंग कोई पता नहीं आपका, उस रंग में से कौन से रंग का नेता आपका प्रधानमंत्री बनेगा? देखिए हमारे उसकी नीयत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके हरिजनों को फायदा होगा। देखिए यहाँ तो अटल बिहारी, देखिए अब कहाँ फायदा करेंगे। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि हम प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देंगे। क्यों कहा इन्होंने कि हम दलितों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देंगे? और आज जो नेता का सवाल पूछा, आपका नेता कौन है? हमारा नेता अभी कोई नहीं है। ये चुनाव के बाद जब सब पार्टी के लोग बैठेंगे और यदि सरकार मेजोरिटी में आ गई अपोजिशन, तब उसमें नेता का चुनाव होगा। अभी तक आपका नेता कोई नहीं है। अभी तक हमारा तो नेता आपकी नाव जो चल रही है बिना खेवट के चल रही है। नहीं, हम अपने नाव के हम खेवैया हैं। नाव चला रहे हो वो तो बीजेपी भी चला रही है अपनी नाव। नहीं, उनके नाव का तो एक जहाज बना कुछ अच्छा उनका नाव यदि एक था तो झारखंड में क्यों बीजेपी अलग लड़ रही है और जनता दल अलग लड़ रही है? नहीं, प्रधानमंत्री की बात तो उनका प्रधानमंत्री हर जगह जो पार्टी का सदस्य हो जाए जा रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी होगा। वो तो अटल बिहारी अपनी बारी सब पे भारी। नहीं, अब की बारी अटल बिहारी, जय गोवर्धन, जय गिरधारी, वो तो होता है नारा। तो लेकिन ये आडवाणी जी क्यों रथ लेके घूम रहे हैं? आपका मतलब ये है कि जो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी होगी उसके नेता प्रधानमंत्री बने, ये जरूरी नहीं है? नहीं, लार्जेस्ट सिंगल कभी होगा ही नहीं। लार्जेस्ट सिंगल पार्टी जो आपके ग्रुप के अंदर जो गठबंधन बन रहा है आपका, उसके अंदर जो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी का नेता प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, इसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं है? देखिए मेरी राय में जो सबसे बड़ी पार्टी हो उसके नेता को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आज बीजेपी इसलिए सरकार चला रही है कि चूंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और अटल बिहारी वाजपेयी उसके नेता हैं। देवेगौड़ा जिसमें बने तो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी नहीं थी, तो इसलिए सरकार नहीं चल पाई। इसलिए सरकार नहीं चल पाएगी। तो स्टेबल गवर्नमेंट बनाने के लिए मैं बात करता हूं। लेकिन आज आप किसी के नाम की घोषणा कर ही दें, जैसे आज अटल जी के नाम की घोषणा हो रही है और कल आरएसएस ने कह दिया कि नहीं अटल जी नहीं होंगे, आडवाणी जी होंगे, और व्हिप जारी कर दिया, तो क्या घोषणा तो क्या मतलब? यहाँ भी सबके पास वीटो पावर है। रामविलास पासवान डिसाइड करेंगे कि नहीं इसको बनना है, लालू कहेंगे नहीं इसको बनना है। ओपिनियन अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन होगा तो वही जो एक आम सहमति होगी। तो नेता के बिना चुनाव लड़ना जा रहे हैं आप? कोई नेता अपनी पार्टी है। अब कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस से लड़ रही है, लेकिन चुनाव के बाद कहाँ बीजेपी के साथ में जाएगी? कांग्रेस के हर आर्थिक एजेंडे से आप सहमत है? उनका मैनिफेस्टो दिया? नहीं, हम सहमत नहीं है। हम ये गलत बात है। हम कांग्रेस के हर उनके एजेंडा से, हर पॉलिसी से हम सहमत नहीं है। तो आपका स्टैंड अब उसके ऊपर क्या है कि विदेशी कोई प्रधानमंत्री देश का बन सकता है या नहीं बन सकता? आपका पहले स्टैंड पे छोड़ रहा है, बताइए। नहीं, हमारा स्टैंड शुरू से रहा है कि यदि कोई आदमी देश का एमपी बन सकता है तो उसको आप प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं सकते हैं। पर एक बात बताइए, इस देश का कोई दलित भी प्रधानमंत्री बनेगा या वो खाली पिछलग्गू बना रहेगा? नहीं, बनना चाहिए। देश का बनेगा अपने के, जब उसको मर्जी पर क्यों बनेगा? जब उसमें काबिलियत आएगी, जब उसमें क्या कहते हैं कि अपना मेरिट आ जाएगा तो बन जाएगा। 25% आपका सपना क्या है? डॉक्टर अम्बेडकर सपना? हमारा बाबा साहब अम्बेडकर हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि दलित का मतलब रामविलास पासवान दलित है। तो आपका बस चले तो आप दलित को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं? हमने राष्ट्रपति बनाया, राष्ट्रपति सब पार्टियों ने मिलकर बनाया। नहीं, ये यदि अकेला एक आदमी को क्रेडिट जाता है तो रामविलास पासवान को जाता है। हम ऑन द रिकॉर्ड कर सकते हैं कि वेंकटरमन जी के यहाँ जब हम लोग गए थे मिलने के लिए चुंडूर घटना के बाद, और उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था, तो 113 एमपी थे। मैंने उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जब तक यहाँ दलित राष्ट्रपति नहीं आएगा मैं इस राष्ट्रपति भवन में पाँव नहीं रखूंगा। और हम लोगों ने अभियान छेड़ा और KR नारायण। अब क्या कसम खाने जा रहे हैं कि जब तक साउथ ब्लॉक में दलित प्रधानमंत्री नहीं होगा रामविलास पासवान साउथ ब्लॉक में नहीं जाएंगे? नहीं, ये कसम मैं नहीं कह सकता हूँ, इसलिए कि जैसे कि आपने ही कहा कि बीपी सिंह कोई दलित नहीं थे, लेकिन बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया, दलितों के लिए काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर कोई दलित नहीं थे। आपका मौका चला, बीपी सिंह को दोबारा बना देंगे प्रधानमंत्री? हमारा मौका, मैंने कोशिश तो किया था, लेकिन अब दोबारा से अगर आपका बस चला तो दोबारा बना सकते हैं? यदि उनका स्वास्थ्य परमिट करेगा तो मैं तो जरूर चाहूंगा। चलो देखते हैं कितनी सीटें आपको मिलती हैं, कितनी सत्ता में आए हैं। आप स्टूडियो में हमारे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा
आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए